गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बाज़ार के यानी प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार के एक स्वरूप, जहां कल अपन ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा और विशुद्ध प्रतिस्पर्धा के बारे में अध्ययन किया। आज हम जहां अपूर्ण बाज़ार या अपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाज़ार की पहली जो बाज़ार का स्वरूप है मोनोपोली, तो मोनोपोली यानी एकाधिकार के बारे में आपको इस वीडियो के तहत बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एकाधिकार बाज़ार की क्या विशेषता होती है, एकाधिकार बाज़ार में कीमत AR कर्व MR वक्र की क्या स्थिति होती है और एकाधिकार की शक्तियां किस प्रकार एकाधिकारी प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इन विषयों से संबंधित जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, एकाधिकार के अंतर्गत एक ही फर्म एक दी हुई वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है, यानी जो वस्तु जो दे रखी है उसकी उत्पादक जो है वो अकेली फर्म है। उस वस्तु की कोई निकट की प्रतिस्पर्धा या स्थापन वस्तु नहीं होती। स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। अगर स्थानापन्न वस्तु हो जाती है तो फिर उसका एकाधिकार नहीं रह जाता। इस प्रकार एकाधिकार में दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहली बात यह है कि अंतर्गत एक उत्पादक, जो इसमें आप इस बाज़ार को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, एक उत्पादक एक वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करता है। एक ही उत्पादक होता है और वह एक ही वस्तु की पूर्ति का नियंत्रक होता है या नियंत्रण करने वाला होता है। दूसरी चीज़ है कि वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है, जिसका उत्पादन करता है उसके निकट प्रतिस्थापन की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। निकट प्रतिस्थापन की कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि वह एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाला है, पूर्ति करने वाला है, और दूसरा उसका जो है निकट का कोई भी प्रतिस्थापन पदार्थ बेचने वाला नहीं है। एकाधिकार में जो ध्यान रखने की बात है कि फर्म और उद्योग का भेद है वो समाप्त हो जाता है और एक फर्म का जो औसत आय वक्र है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और नीचे की तरफ गिरता हुआ क्यों होता है, इसके पीछे कारण यह है कि उसे जैसे जैसे अपनी अधिक इकाइयाँ बेचनी होती है वैसे वैसे वो कीमत को कम करता जाता है। इस प्रकार एक फर्म की वस्तु से कोई स्थानापन्न पदार्थ नहीं पाए जाते और एक फर्म उस वस्तु के संपूर्ण बाजार पर उसका स्वयं का कब्जा होता है। जब प्रतिस्थापन नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका पूरी बाजार पर कब्जा रहता है। इसके बारे में स्टोनियर और हैग कह रहे हैं, फॉर ए मोर रियलिस्टिक एनालिसिस वी टर्न टू ए प्रोड्यूसर हु इज कॉल्ड a monopolist in the real world. We consider the producers who control the whole supply of a single commodity which has no close substitution. यानी उसका कहना है कि वो पूरी पूर्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है और स्टोनियर है का ये कहना है कि उसका कोई निकट का प्रतिस्थापक नहीं होता और वह अपनी उत्पत्ति के बारे में निर्णय लेने में भी पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस प्रकार की वर्तमान में जो एग्जैक्ट एकाधिकार की स्थिति कहीं कहीं जो दिखाई दे सकती है, कुछ समय पहले तक टेलीफोन सेवाओं में यदि हम बात करें तो BSNL का पूर्णतः एकाधिकार था। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक सेवाओं वाली कंपनियों का पूर्ण अधिकार था। अब धीरे धीरे जो है जो गैस के क्षेत्र में सप्लाई करने वाली एक दो कंपनी थी उनका एकाधिकार होता था। अब धीरे धीरे जो है इसमें अन्य कंपनियों का वर्तमान में प्रवेश होता गया है। स्टोनियर हेग जो है वो एक विशुद्ध एकाधिकार की बात भी करते हैं। हालांकि विशुद्ध एकाधिकार व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। विशुद्ध एकाधिकार से तात्पर्य है कि वह उत्पादक इतना प्रभावी हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह उपभोक्ता की संपूर्ण आय को स्वयं लेने की स्थिति में होता है या लेने का प्रयास करता है कि उसकी उत्पत्ति की मात्रा
चाहे जितनी भी हो, लेकिन वो प्रयास करता है कि उपभोक्ता की सारी आय को खींचकर अपनी तरफ ले लें। लेकिन ऐसा वर्तमान में व्यवहार में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उपभोक्ता की संपूर्ण आय को अपनी तरफ वो आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाता। तो यह आपको एकाधिकार के बारे में बताया गया। फिर एकाधिकार के बारे में ये कहना चाहते हैं कि इसका AR और MR वक्र की क्या स्थिति होती है, इसे टेबल से देखने का प्रयास करें। क्यों जैसे बताया है वस्तु की मात्रा, पहले कॉलम में हम वस्तु की मात्रा लेते हैं, दूसरे में AR अर्थात कीमत कह सकते हैं, तीसरा टोटल रेवेन्यू कुल आय, और चौथा कॉलम हमारा है MR मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आय। अब आप देखिए विद्यार्थियों कि जैसे जैसे उत्पादक अपनी पहले कुछ माल नहीं बेचता है, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 इकाई तक की हम बात करते हैं, तो जीरो पर भी वह 20 रुपये लेके चलता है कीमत, उसमें TR 0 होती है और MR जो है वह 20 के आसपास आप मान सकते हैं। फिर दूसरी स्थिति में हम लेते हैं कि जैसे एक इकाई 18 रुपये में बेची, दूसरी बेचना चाहता तो कीमत घटाएगा, फिर तीसरी में कीमत घटाएगा, फिर चौथी इकाई में जो कीमत और कम करेगा, फिर इस प्रकार वो कीमत को घटाता जाता है और अपनी अधिक इकाइयाँ यदि बेचनी है तो उसे कीमत कम करनी होगी। अब इससे आप TR दे सकते हैं। TR क्या होता है, P इंटू Q या AR इंटू Q कह सकते हैं, वो आपका TR हो जाएगा। यहाँ 0 है, ये 18, फिर 16 और 2 को गुना किया 32, 14 और 3 42, 36 48, 12 8 जा 48, 12 4 जा 48, फिर 50 और 6 8 जा 48 एंड 42। देखिए 6 के बाद आप थोड़ा ध्यान दें कि उसकी TR है वो घटने लग रही है। कारण यह है कि कम इकाइयाँ कीमत कम हो जाती है। फिर आप देखिए MR होता है, वो है MR बराबर पहले भी आपको बताया था चेंज इन TR बटा चेंज इन Q, यानी कुल आय में परिवर्तन बिक्री की इकाइयों में परिवर्तन के कारण। तो पहले 20, फिर 18, 20 भी करते को 18 जीरो के ये नील भी कर सकते हैं, फिर 14, 18 से 32 14 का डिफरेंस, 32 से 42 10 का डिफरेंस, 42 से 48 6 का डिफरेंस, चेंज जो TR का है, फिर माइनस यानी 2 का डिफरेंस, फिर -2 और फिर -6। इस प्रकार आप इसमें देख रहे हैं कि निरंतर AR घट रहा है, TR में भी कमी हो रही है और उसके साथ साथ MR है वो कम होता जा रहा है। और फिर आप देखिए यहाँ पर जो है 6 इकाई के बाद में MR जो है 6 इकाई में -2 हो जाता है, यानी हम इकाइयाँ के बेचने के बाद में भी अपने टोटल आय में बढ़ाने की बजाय टोटल आय हमारी है वो कम हो गई। तो एकाधिकार के अंतर्गत आप ये पाएंगे कि AR वक्र है वह गिरता हुआ होता है, यानी ये स्थिति होती है AR वक्र की, निरंतर गिर रहा है, और MR वक्र है वो इससे नीचे होता है और एक स्थिति में MR वक्र 0 पर पहुंच जाता है। ये MR वक्र है, यानी इसके बाद यदि उत्पादन की मात्रा बेचते हैं तो उसके कुल आय में कोई वृद्धि नहीं होती है, बजाय कुल आय घटने लग जाती है, जो इस वक्र में आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम AR MR ले सकते हैं, प्राइस भी बताई गई है कीमत, और यहाँ पर है वह वस्तु की मात्रा जो बेची जा रही वस्तु की मात्रा। तो विद्यार्थियों आप ध्यान दें कि M बिंदु तक जो है वह MR में कमी होती जाएगी और उसके बाद में है वह MR नेगेटिव हो जाएगा। जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बताया गया था AR और MR बराबर होता है, वस्तु की मांग अनंत लोचदार होती है और ये क्षैतिज होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, जो कल आपको वीडियो में हमने बताया था। जबकि एकाधिकार में जो है, एकाधिकार में AR आपका घट रहा है, MR भी घट रहा है, और MR जो होता है वह लेस देन AR से नीचे होता है, अर्थात हर अतिरिक्त इकाई को बेचने पर कुल आय में जो परिवर्तन होता है वह कम होता है। ये तो आपको बताया कि एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं और एकाधिकार बाजार में AR और MR वक्र की स्थिति क्या होती है। अब विद्यार्थियों आपको बताना चाहते हैं कि एकाधिकार के स्रोत क्या है, शक्ति के स्रोत क्या है। तो पहला तो हम ले सकते हैं प्राकृतिक एकाधिकार। अगर वह किसी तरह से अपने कच्चे माल पर भौगोलिक दशाओं के आधार पर या उद्योग की प्रकृति के आधार पर यदि कच्चे माल पर नियंत्रण कर लेता है तो वह अपनी एकाधिकारी शक्ति को बनाए रखने में सफल हो सकता है। दूसरा जो है एकाधिकारी शक्ति के लिए वह है वैधानिक
व सामाजिक एकाधिकार, यानी कोई ऐसा लीगल राइट ले ले जिसके कारण भी वह अपनी एकाधिकारी शक्ति को रख सकता है कि नई वस्तु या नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार उसे कोई पेटेंट अधिकार मिल जाएं या वैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएं जिसके कारण वही एकाधिकारी बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ कंपनियां जो इसमें संचार के क्षेत्र में इस तरह का अपना पावर ले लेती है कि उनका ही वर्चस्व रहता है। तीसरा जो एकाधिकार है वह शक्ति है वह है ऐच्छिक एकाधिकार। इसके अंतर्गत फर्मों को कुछ विशेष समझौते करने पड़ते हैं कि वो कुछ फर्में मिल जाएं जिसमें कीमत के संबंध में ऐच्छिक समझौता हो सकता है। संयोजन पूलिंग करके प्रत्येक फर्म के अंश का निर्धारण कर लेते हैं कि कौन सी फर्म कितने माल का विक्रय करेगी। यह मात्रा, किस्म या क्षेत्र और समय के अनुसार हो सकता है कि विभिन्न फर्मों का कुल उत्पत्ति में अंश तय कर दिया जाता है। तो ये संयोजन का हुआ। कुछ कार्टेल बना देते हैं। कार्टेल को बिक्री की व्यवस्था के लिए बनाया जा सकता है। इसके अधिकार विस्तृत या सीमित भी हो सकते हैं। यह बातचीत में आपसी सहयोग पर आधारित होता है। इसमें शामिल होने वाली फर्मों को उत्पादन के क्षेत्रों में काफ़ी स्वतंत्रता रहती है और एक शक्तिशाली और एक बड़ी फर्म कार्टेल के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। फिर ट्रस्ट के रूप में भी अगर हम इसको ऐच्छिक एकाधिकार में माने तो ये एक स्थायी संगठन होता है जो कई फर्मों को मिलाकर अथवा एक फर्म में सबको विलीन करके बनाया जा सकता है, जिसमें पैमाने की बड़ी किफ़ायतें यानी पैमाने की किफ़ायतें बढ़ जाती है, लागतें कम हो जाती है और वह अपना एकाधिकार बनाए रखने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इन तीन शक्तियों की बात आपके सामने की कि प्राकृतिक एकाधिकार, वैधानिक और सामाजिक एकाधिकार और ऐच्छिक एकाधिकार जो है वह संगठन या फर्म किस प्रकार बनाए रख सकती हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपको एकाधिकार के संबंध में जानकारी दी। आप इस संबंध में अपनी पुस्तक में अध्ययन कर लें और यदि किसी तरह की आपको भ्रांति हो इस विषय के बारे में तो आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अर्जुन सिंह उज्ज्वल लगातार आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न विषय वस्तु के बारे में अपने वीडियो के द्वारा जानकारी देता रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। और इस बाबत जो भी आपकी समस्या है या आपको समझने में नहीं आ रहा है तो व्यक्तिशः आकर भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 का पालन करते हुए हमें अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। धन्यवाद।